एक व्यक्ति जो कि विदेश में रहकर ट्रक चलाया करता है, ना तो उसका कोई अपना परिवार है और ना ही उसकी शादी हुई है। शादी की उम्र भी उसकी काफ़ी दिनों पहले निकल चुकी है और जब वह एक दिन अपने ट्रक के कैबिन में आराम कर रहा था तो उसी दौरान उसके पास एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन पर दूसरी तरफ से एक लड़की बात कर रही थी। अब जैसे इस व्यक्ति को उस लड़की की आवाज़ सुनती है तो उसके बाद एकदम से उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। इधर जो फ़ोन पर दूसरी तरफ लड़की थी उसकी आंखों से भी आंसू छलकने लगे थे और वह भी फ़ोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है। दरअसल इस फ़ोन का इंतजार यह व्यक्ति पिछले 7 साल से लगातार करता आ रहा है कि कभी तो मेरे पास फ़ोन आएगा। कौन थी वह लड़की और किस वजह से उसने उसके पास फ़ोन किया था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। झारखंड के बोकारो शहर के गाँव के अंदर एक व्यक्ति होता है जिसका ट्रकों का कारोबार है। उसके पास 4 से 5 ट्रक है और उन ट्रकों को चलाकर वह अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। वह अपने ट्रकों पर ज़्यादातर ड्राइवर रखा करता है और उन्हीं में से एक ड्राइवर होता है जिसका नाम होता है चंदर, जो कि जवान हो चुका है और उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। और कभी कभी जो ये ट्रक का मालिक होता है ये अपने ट्रकों को घर ही बुला लिया करता और ड्राइवर को घर ही आराम करने के लिए बोल दिया करता। तो ऐसे जो चंदर होता है, एक दिन दिवाली का समय होता है तो ट्रकों को घर बुलाया गया था। जो ट्रक आसपास थे उनको घर बुला लिया गया था और ड्राइवरों का इंतजाम छत के ऊपर सोने के लिए कर दिया था। अब यहाँ पर शाम के समय जो चंदर होता है वह छत के ऊपर पहुंच जाता है और छत के ऊपर पहुंचने के बाद इधर उधर देखने लगता है। तभी अचानक से जो चंदर होता है जब वह इधर उधर देख रहा था तो उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। जो लड़की यहाँ से 2-3 घर दूर वाली छत पर बैठी हुई थी और वहाँ पर खाना बना रही थी। गाँव देहात में अक्सर हुआ करता है ना, चूल्हे का खाना बनाया जाता है, मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाकर खाना बनाया जाता है। तो इसी तरह से वह लड़की चूल्हे पर खाना बना रही थी और जैसे चंदर उस लड़की को देखता है तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता है। न जाने उसे उसकी तरफ देखने के बाद ऐसा क्या हुआ था कि वह अपनी नजरें उससे हटा ही नहीं पाता है। इधर जो लड़की होती है उसका नाम सुलेखा होता है और सुलेखा के घर में उसकी एक बड़ी बहन भी होती है और 2 बड़े भाई होते हैं। वो परिवार की सबसे छोटी बेटी थी और जब सुलेखा देखती है कि वह व्यक्ति उसे देख रहा है तो उसके बाद वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। अब यहाँ पर दोनों की नजरें मिल जाती हैं और दोनों एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं कि उन्हें और कोई ना देख ले और इसी तरह से थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे रात होती है और रात के समय जो सुलेखा होती है दोबारा से अपनी छत पर आती है और छत पर आकर छत को रोशन करने लगती है दिवाली के दियों से। इसके बाद यहाँ पर जो चंदर होता है वह उसको देखकर बड़ा ही खुश होता है और सोचता है कि काश इससे मुलाकात हो जाए और इससे बातचीत हो जाए। यह सोचता हुआ वह फिलहाल तो आराम करता है, लेकिन दूसरे दिन की सुबह सुबह जैसे वो घर से बाहर टहलने के लिए जाता है तो उसी दौरान जो ये सुलेखा होती है वो अपने घर के काम के लिए घर से बाहर निकलती है और जैसे ही चंदन को रास्ते में देखती है तो देखने के बाद उसकी तरफ देखती ही रह जाती है। वहाँ पर और कोई नहीं था और इसी वजह से यहाँ पर जो चंदर होता है वह हिम्मत दिखाता है और हिम्मत दिखाते हुए एकदम से सुलेखा के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि लगता है मुझे आपसे प्यार हो गया है। अब सुलेखा जो कि गांव की रहने वाली थी, परिवार की सबसे छोटी जरूर थी, लेकिन यहाँ पर मान मर्यादा के साथ वो जिंदगी जिया करती थी। इसी वजह से वह एकदम से शर्मा जाती है और वहाँ से तेज तेज कदमों से निकल जाती है। चंदर जो होता है वो इस बात को कह तो देता है लेकिन उसे लगने लगता है कि शायद उसने गलत कह दिया, ये लड़की उस तरह की नहीं है। ऐसा सोचकर वह शांत हो जाता है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में उसी लड़की का वही चेहरा दिखाई देता है जब वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई थी और शर्मा कर उसके पास से भाग गई थी। इसके बाद वह ट्रक को लेकर यहाँ से चला जाता है जैसे त्योहार कंप्लीट होता है और जब दोबारा से मालिक उन्हें घर पर बुलाता है तो उसी दौरान दोबारा से चंदर वहां पर आता है। लेकिन इस बार जैसे चंदर घर पर आया था तो न जाने कहां से सुलेखा को पता चल गया था कि चंदर घर आ चुका है, तो उसके बाद वह अपनी छत पर चली जाती है। अब जैसे वो छत पर जाती है तो चंदर को भी ये बात पता चल जाती है कि सुलेखा छत पर उसका वेट कर रही है। तो उसके बाद वह भी कैसे न कैसे बहाना लगाकर छत पर पहुंच जाता है और वहां से सुलेखा की तरफ देखने लगता है। इसके बाद जब चंदर होता है वह इशारा करता है कि तुम नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और अब तक शाम भी हो चुकी थी। शाम के समय जो चंदर होता है वह भी छत से नीचे उतरता है और वह लड़की भी नीचे उतरती है। उतरने के बाद एक जगह वो मौका देखते हैं और मौका देखने के बाद दोनों की मुलाकात हो जाती है। मुलाकात के वक्त चंदर कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम फिर से मुझे देख रही हो। तो यहाँ पर जो सुलेखा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कि हाँ, लगता है मुझे तुमसे भी प्यार हो गया है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर चंदर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है और उसके बाद इन दोनों का प्यार का सिलसिला इसी तरह से चलने लगता है। इन दोनों का प्यार पूरी तरह से पवित्र था, कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था जैसा आजकल के प्यार में हुआ करता है। वो दोनों तो केवल एक दूसरे की झलक पाने के लिए बड़े ही बेकरार रहा करते और जब भी उन्हें मौका मिला करता तो एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर लिया करते।
इसी तरह से इनके प्यार को चलते हुए लगभग 1 साल बीत जाता है और 1 साल बाद यहाँ पर जो चंदर होता है वह सुलेखा से कहने लगता है कि सुलेखा देखो, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्यों ना हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लें। अब इस बात को सुनकर जो सुलेखा होती है वो कहती है कि हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन क्या करूं, घर वालों से कहने में डर ही बहुत लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार चंदर ने बोल दिया था कि अपने घर वालों को बता दो, हम लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन सुलेखा डर के मारे उन्हें कुछ भी नहीं बता पाती है। इसके बाद चंदर कहता है कि देखो, डर वर का छोड़ो और अब तुम एक बार अपने घर वालों को हिम्मत करके बता ही दो, वरना बहुत देर हो जाएगी, कहीं तुम्हारे घर वाले किसी और लड़के को तुम्हारे लिए देख ले। इस बात का सुलेखा को भी डर रहता है और इसी वजह से आज वह हिम्मत करती है और जैसे अपने घर लौटती है तो घर लौटने के बाद सीधा अपने पिता के पास जाती है और डरते डराते उससे कहने लगती है कि पिताजी, मैं ना एक लड़के से प्यार किया करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। अब इस बात को सुनकर पिता को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि कोई बात नहीं, परिवार की छोटी बेटी है तो इसकी सुन लेता हूँ कौन है वो लड़का और उसी से इसकी शादी करा देंगे। तो वो कहने लगता है कि बेटा ये बताओ कि कौन है वो लड़का। तो यहाँ पर जो सुलेखा होती है वह एकदम से उसे चंदर का नाम बताती है और जैसे ही यहाँ पर पिता चंदर का नाम सुनता है तो एकदम से गर्म हो जाता है। गर्म होकर वह एकदम से उस पर चिल्लाने लगता है और यहाँ पर सुलेखा के जो बड़े भाई होते हैं वो भी यहाँ पर एकदम से आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि पिताजी क्या हुआ। तो जो पिताजी होता है वह पूरी की पूरी बात सुलेखा की अपने बेटों को बता देता है और बेटे भी इस बात को सुनकर पूरी तरह से गर्म हो जाते हैं और अपनी बहन को धमकाने लगते हैं। यहाँ पर जो सुलेखा होती है वह अपने भाइयों से कहने लगती है कि भैया, वो बहुत अच्छा लड़का है और मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है, हम इतने दिनों से एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल भी बेकार होता तो अब तक हम दोनों एक दूसरे को लेकर भाग चुके होते और आपसे पूछने की नौबत ही नहीं आती। मैं केवल घर वालों की मर्जी से शादी करना चाहती हूँ और इसी वजह से हम लोग भागकर शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसका भी कोई परिवार नहीं है और वो भी चाहता है कि आप जैसा परिवार उसे भी मिल जाए। इस बात को सुनकर भी लड़की के भाइयों को बिल्कुल भी रहम नहीं आता है और वह उसे धमकाकर बिल्कुल चुप करा देते हैं और कहते हैं कि तुमने अपनी तरफ से बता दिया है तो इसी वजह से तेरे आशिक को छोड़ रहे हैं, वरना हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। अब इस बात को सुनकर सुलेखा भी एकदम से चुप रह जाती है और कहती है कि ठीक है भैया, उसको कुछ मत कहना, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूंगी और जहां आप कहोगे वहीं पर शादी कर लूंगी। ऐसा कहकर जो सुलेखा होती है वो चुपचाप रह जाती है और इसके बाद यहाँ पर जो सुलेखा के परिवार वाले होते हैं वह उसके लिए इधर उधर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। अब जो चंदर होता है उसके बाद से सुलेखा उससे नहीं मिलती है और ना ही उसकी तरफ जब कभी रास्ते में मिल जाए तो देखती है। तो चंदर इस बात को देखकर काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और वो कैसे भी करके बस एक बार उससे मिलना चाहता है। तो एक दिन सुबह सुबह की बात होती है जब सुलेखा अपने घर से कुछ सामान लेकर उसे बाहर डालने के लिए जा रही थी तो अचानक से चंदर उसके साइड में आता है और कहता है कि बस आखिरी बार मुझे तुमसे बात करनी है और मुझे बताओ कि क्या हुआ। तो यहाँ पर जो सुलेखा होती है वह उसकी इस बात को सुनकर उससे मिलने के लिए शाम के समय आ जाती है और शाम के समय एक एकांत जगह पर वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। बातचीत के दौरान जो सुलेखा होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह रो रो कर घर के अंदर हुई पूरी घटना को बता देती है और कहती है कि चंदर, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। वो लोग कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम उसे छोड़ रहे हैं, वरना हम इसे इस दुनिया से विदा कर देते और तुम्हारी जान को मैं बिल्कुल भी आफत नहीं कर सकती। इस बात को सुनकर जो चंदर होता है वह भी पूरी तरह से परेशान हो जाता है और एकदम से कहने लगता है सुलेखा, देखो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो क्यों ना हम लोग भागकर शादी कर ले। तभी यहाँ पर जो सुलेखा होती है वह कहती है कि वो भी तो मैं नहीं कर सकती। माता पिता ने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अगर उनकी अनुमति होती तो बेशक से हम शादी कर लेते, लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो मैं बिल्कुल भी तुमसे भागकर शादी नहीं कर सकती। रही बात प्यार की, तो प्यार तो दिलों का मेल होता है और ये मेल हमारा तुम्हारा हो चुका है, तो ये प्यार सदा मदा के लिए रहेगा और मैं कभी भी तुम्हें नहीं भुला सकती। ऐसा कहते हुए जो सुलेखा होती है वह फूट फूट कर रोने लगती है। वहीं पर जो चंदर होता है वह एकदम से उसे चुप कराता है और कहता है कि ठीक है सुलेखा, अगर तुम्हारी ऐसी ही बात है तो मैं भी तुमसे हमेशा के लिए प्यार करता रहूंगा और जिंदगी में कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो एक फोन मार देना और उसके बाद देखना मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर जो चंदर होता है वह अपनी आखिरी मुलाकात को खत्म करता है और वहां से वापस चला जाता है और जब जो सुलेखा होती है वह भी वापस अपने घर चली जाती है। उसके बाद जो चंदर होता है धीरे धीरे इस गांव में आने से कतराने लगता है और यहाँ से इस ड्यूटी को भी छोड़ देता है। इधर जो सुलेखा के घर वाले होते हैं उसके लिए एक लड़का ढूंढते हैं और उस लड़के से उसकी शादी करा देते हैं। शादी होने के बाद सुलेखा अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ पर अपने जीवन को जीने लगती है। चंदर जो होता है बार बार उसे सुलेखा की याद आया करती है, इधर सुलेखा को भी चंदर की याद आया करती है, लेकिन दोनों अपने मन को समझा लेते हैं और इसी तरह से अपनी जिंदगी को जीने लगते हैं। यहाँ पर जो चंदर होता है वह सोचता है कि अगर यहाँ पर रहा इंडिया में तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं और इसीलिए जो चंदर होता है वह सोचता है कि क्यों ना दूसरे देश में जाकर काम किया जाए, क्योंकि ट्रक चलाना उसे अच्छी तरह से आता था और ट्रक के बेस पर उसे वहाँ भी नौकरी मिल सकती थी। तो इसी वजह से वह इधर उधर से तिगड़मबाजी करता है और उसके बाद उसकी नौकरी विदेश में लग जाती है।
विदेश में जाकर वह ट्रक चलाने लगता है और वहीं पर अपने जीवन को जीने लगता है। बार बार उसे सुलेखा की याद आया करती तो उसके पास उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो था, उसको वो हमेशा अपने पर्स में रखा करता था और उसे ही देखकर अपनी जिंदगी को जिया करता था। धीरे धीरे इन बातों को 7 साल बीत जाते हैं और 7 साल तक भी यहाँ पर जो चंदर है वह सुलेखा को बिल्कुल भी नहीं भूल पाया है और वह सोचता है कि कभी ना कभी तो सुलेखा मेरे पास फोन करेगी और मैं उसे दोबारा से बात करूंगा। यहाँ पर ऐसा सोचते हुए जो चंदर होता है वह ट्रक को चलाता रहता है और तभी एक दिन जब यहाँ पर चंदर एक जगह माल को खाली करवाने के लिए गया था, लेकिन अभी माल को खाली होने में थोड़ा सा समय बाकी था, तो जो चंदर होता है वह ट्रक के कैबिन में ही आराम करने लगता है और जब वह आराम कर रहा था तो उसी समय उसका फोन बजता है। जैसे ही फोन बजता है तो उसके बाद जो चंदर होता है फोन उठाता है और फोन उठाने के बाद दूसरी तरफ से सुलेखा बात कर रही थी और एकदम से जब वो कहती है कि हेलो चंदर, तो यहाँ पर जो चंदर होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर जो सुलेखा होती है जब उसकी रोने की आवाज़ फोन पर सुनती है सुबकने की, तो उसके बाद यहाँ पर जो सुलेखा होती है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह भी फूट फूट कर रोने लगती है। इसके बाद जो चंदर होता है वह फोन पर ही उसे चुप कराता है और कहता है कि सुलेखा क्या हुआ, आखिर इतने दिनों बाद तुमने मुझे फोन किया, क्या कारण है ऐसा। तो यहाँ पर जो सुलेखा होती है वह रोते हुए कहने लगती है कि चंदर, मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और किसी भी तरह से मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो यहाँ पर चंदर पूछने लगता है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम खुद का बताओ, परेशानी क्या हुई है। तो यहाँ पर जो सुलेखा होती है वो फ़ोन पर ही बताने लगती है कि वो दरअसल ऐसा हुआ है, मैं जब शादी करके अपने पति के घर में रहने लगी थी तो उसी दौरान मुझको एक लड़की हो जाती है और उसके बाद मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जब मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे तो उसके बाद उन्होंने मुझे अपने पास नहीं रखा, मेरे ससुराल वालों ने और मायके वालों के पास भेज दिया। मैं वहां से अपने मायके आ गई अपनी बेटी को लेकर और उसी के साथ अपने मायके में रहने लगी। लेकिन धीरे धीरे करके समय बीतता है और समय के साथ साथ मेरे माता पिता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और उसके बाद जो मेरा घर होता है वो मेरी भाभीयों का हो गया था और भाभी कौन किसकी किया करती है, इसी वजह से धीरे धीरे वो मुझे ताना मारने लगती हैं। उसके बाद मैं तानों को सहन करती रहती हूँ और इसी तरह से अपने जीवन को जीती रहती हूँ। सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, छोटी सी जिंदगी है, जैसे तैसे व्यतीत हो जाएगी और अपनी बेटी की शादी करके अपने जीवन को ऐसे ही व्यतीत कर लूंगी। लेकिन जैसे ही मेरी बेटी की तबीयत एक बार खराब होती है और उसके बाद जब मैं उसका इलाज करवाने के लिए डॉक्टर साहब को ले जाने के लिए कहती हूँ तो भैया ना भाभी कोई भी मेरा साथ नहीं देता है और कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। चारों तरफ मैंने कोशिश कर ली कि कोई भी मेरी बेटी का इलाज करा दे, लेकिन कोई भी मेरी बेटी का इलाज नहीं करा रहा है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब है। तो यहाँ पर जो चंदर होता है वो कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो किसी अड़ोस पड़ोस की से मदद ले लो। लेकिन तभी यहाँ पर जो सुलेखा होती है वो कहती है कि अड़ोस पड़ोस वालों को भी डर लगा रहता है, क्योंकि मेरे भाई जब भी कोई मेरी मदद करने के लिए कहा करता है तो उसे बुरी तरह से धमका दिया करते हैं। जब मुझे कहीं पर भी कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया है तो उसके बाद मैंने जिसके यहाँ पर तुम ट्रक चलाया करते थे उनसे तुम्हारा नंबर लिया है और उन्होंने मुझे नंबर दे भी दिया है। मैंने उनसे कहा था कि किसी को मत बताना, तो वो भी नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। तो अब तुम ऐसा करो, फ़ौरन से यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मेरी मदद कर दो। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो चंदर होता है वो उसे बताने लगता है, कहता है कि सुलेखा, मैं तो दरअसल विदेश में हूँ और यहाँ पर रहकर मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और तब तक बिटिया की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो उसके बाद जो सुलेखा होती है वह कहने लगती है कि अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं है, मैं कोई और इंतजाम देखती हूँ, मैं खुद ही जाती हूँ लेकर अपनी बेटी को। ऐसा कहकर रोते हुए जो सुलेखा होती है वह फ़ोन काट देती है और यहाँ पर जो चंदर होता है वह काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाता है। इसके बाद जो चंदर होता है वह बहुत दिमाग पर जोर गिरता है और तभी उसे याद आता है कि जिस गांव की सुलेखा रहने वाली है उसके ही पड़ोस के गांव का उसका एक ड्राइवर साथी है और उसको वह फ़ोन करने लगता है। फ़ोन करके उसे बताता है कि यार इस तरह से मेरी एक जानने वाली है तुम्हारे पड़ोस के गाँव में और उसको ऐसे प्रॉब्लम हो गई है तो तू उसकी बेटी को हॉस्पिटल दिखा सकता है। तो वह झट से इस बात के लिए हामी भर लेता है और उसके बाद यहाँ पर जो चंदर होता है वह सुलेखा के पास फ़ोन करके उससे कहता है कि सुलेखा कोई बात नहीं, वहाँ ना सही, लेकिन मैं तुम्हारी बेटी का इलाज यहीं से करवा सकता हूँ और तुम कैसे भी करके एक बार गांव से बाहर अपनी बेटी को ले जाओ और वहीं पर तुम्हें मेरा एक साथी मिलेगा जिसका नाम फलाना होगा और उसके पास वो मोटरसाइकिल है, तो वो तुम्हें खड़ा मिलेगा और उसकी बाइक पर बेटी को लेकर बैठ जाना और तुम कैसी भी चिंता मत करना, वो खुद तुम्हें दिखा देगा हॉस्पिटल को और जो भी पैसों का खर्चा आएगा वो खुद से कर देगा। कुछ ही दिनों में मैं यहाँ से वहाँ पहुँच जाऊँगा। इस बात को सुनकर यहाँ पर सुलेखा को तसल्ली होती है क्योंकि उसे कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिल रहा था और इसके बाद जब वह उसके कहे अनुसार वहाँ पर जाती है तो उसे चंदर के साथ का ड्राइवर लड़का मिल जाता है और वह उसे अपने साथ बैठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर जाने के बाद सुलेखा की बेटी को एडमिट कर दिया जाता है और पूरे पैसों की जिम्मेवारी वो खुद में ले लेता है। सुलेखा अपनी बेटी का वहाँ पर ख्याल करने लगती है और धीरे धीरे 1-2 दिन बीतते हैं और 1-2 दिन बाद यहाँ पर जो चंदर होता है वह वहाँ से सीधा यहाँ पर आ जाता है जिस हॉस्पिटल के अंदर सुलेखा ने अपनी बेटी को एडमिट किया था।
अब जैसे ही चंदर और सुलेखा दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन पिछले 7 साल से उन्होंने एक दूसरे को नहीं देखा था, तो वे दोनों एक दूसरे के गले लिपट जाते हैं और फूट फूट कर रोने लगते हैं। जिस हॉस्पिटल के अंदर सुलेखा की बेटी एडमिट थी, वहीं पर उनके ही गांव का एक और व्यक्ति था जो कि उसके बड़े भाई को जाना करता था, सुलेखा के को। और उसके बाद जैसे वो सुलेखा को किसी व्यक्ति के गले लगते हुए देखता है तो फौरन से अपना फोन निकालकर सुलेखा के बड़े भाई को फोन कर देता है और उसे बता देता है कि तुम्हारी बहन तो इस हॉस्पिटल में ऐसे ऐसे एक व्यक्ति के गले लग रही है। उसके बाद जो बड़ा भाई होता है अपने छोटे भाई को बताता है और दोनों भाई हाथों में डंडे लेकर सीधा इस हॉस्पिटल पर पहुंच जाते हैं और वहां आकर एकदम से सुलेखा को धमकाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि कौन है वह जिसे तुम अपने गले लगा रही हो। तभी यहाँ पर जो चंदर था वह बाहर से कुछ खाना लेने के लिए गया था और वह खाना लेकर उस जगह पर आता है। अब भाई जैसे चंदर को देखते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि ये तो वही चंदर है। इसके बाद वो उसे धमकाने लगते हैं और लाठी डंडे लेकर उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी जो सुलेखा जो अब तक पूरी तरह से चुप रह रही थी और उनकी बातों को मान रही थी, वह एकदम से उनके सामने खड़ी हो जाती है और यहाँ पर हॉस्पिटल का जो स्टाफ होता है वह भी इधर उधर खड़ा हो जाता है और मामले को समझने की कोशिश करने लगता है। सुलेखा अपने भाइयों से कहती है कि धिक्कार है तुम जैसे भाइयों पर जो अपनी बहन का दुख दर्द तो समझ ही नहीं रहे, ऊपर से जो कोई व्यक्ति उसकी मदद कर रहा है तो उसको भी यहाँ से अलग करना चाहते हैं। तुम अपनी पत्नियों की बातें सुन सुनकर मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, लेकिन जब कोई मदद के लिए आगे आया तो तुम लोगों को यह भी अच्छा नहीं लग रहा। आज के बाद मेरा तुमसे कोई भी नाता नहीं है और मैं तो इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा और तुम्हारा नाता आज के बाद बिल्कुल खत्म हो गया है। ऐसा कहकर जो सुलेखा होती है वहीं पर उनसे अपना नाता तोड़ देती है और इधर यहाँ पर जो हॉस्पिटल वाले होते हैं उनकी भी समझ में ये बात आ जाती है कि कौन है, क्योंकि वहीं पर वो व्यक्ति भी था जिस व्यक्ति को इस पूरे मामले के बारे में पता था। क्योंकि पहले जब कभी सुलेखा और चंदर एक दूसरे से प्यार किया करते थे तो यहाँ पर सुलेखा के भाई ने अपने उस दोस्त को बता दिया था कि इस तरह से हो गया है और इसी वजह से मैं अपनी बहन के लिए रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। और उसके बाद फिलहाल भी ये पूरा के पूरा मैटर उसके सामने आ गया था। जब यहाँ पर सुलेखा के भाई के दोस्त को ये बात पता चलती है तो वह भी अपने दोस्त को धिक्कारने लगता है और उससे कहने लगता है कि लड़की सही कह रही है, अगर तुम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा तुम लोगों का भाई होने का। भाई तो बहन की रखवाला हुआ करता है, लेकिन तुम इसकी बेटी को डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते। इस बात को सुनकर भाइयों के सर नीचे की तरफ हो जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो सुलेखा के भाई का दोस्त होता है वह एकदम से चंदर का हाथ पकड़ता है और कहता है कि भाई ये ले, ये तू इससे शादी कर सकता है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है और मैं कह रहा हूँ कोई भी तुम्हारे आड़े नहीं आएगा। ऐसा कहकर वह सुलेखा का हाथ चंदर के हाथ में थमा देता है और उसके बाद जो चंदर होता है वह भी इस बात से बड़ा ही खुश हो जाता है। कहता है कि सुलेखा अब हम दोनों एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करेंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद सुलेखा अपनी आंखों के आंसू को पहुंचती है और अपने भाइयों से पीठ फेरकर उस कमरे की तरफ चली जाती है जिस कमरे में उसकी बेटी एडमिट थी। वहां पर दोनों के दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और शादी करने के बाद जो चंदर होता है उसने अब तक इतने पैसे कमा लिए हैं कि उन पैसों से वह अपना कोई रोजगार खोल सकता है और इसी वजह से वह अब दोबारा से विदेश न जाकर यहीं पर कोई रोजगार खोलता है और आज तक भी खुशियों के साथ जीवन व्यतीत करता है। यहाँ पर जो चंदर है उसको एक लड़का भी हो चुका है और वो लोग हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।